Assalamu alaikum. This is Yasir Khan Rokhड़ी and you're watching the Aviculture Show with Yasir Khan Rokhड़ी. एविकल्चर शो कर रहे हैं जिसमें हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि एविकल्चर को किस तरह से लोग सीख सकते हैं और इससे एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम अर्न कर सकते हैं या इसको अपना एक प्राइमरी कारोबार का सोर्स बना सकते हैं। एविकल्चर कहा जाता है बर्ड फार्मिंग को। हम डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं जिनमें आपको बताया जाता है कि किस तरीके से आप लव बर्ड फार्मिंग को सीख सकते हैं, किस तरह से इसका फ़ायदा उठा के इससे एक बेहतरीन सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पेयरिंग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लव बर्ड ब्रीडिंग के हवाले से। लव बर्ड ब्रीडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके जो पेयर है वो आपका आपस में बॉन्ड हो जाए या उसकी पेयरिंग हो जाए। लव बर्ड जब पेयर हो जाता है, एक जोड़ा मेल और फीमेल आपस में बॉन्डिंग हो जाती है तो वो आसानी से ब्रीड करता है और रेगुलर ब्रीड करता रहता है जब तक उसकी सेहत अच्छी है, जब तक वो ज़िंदा रहता है। तो लव बर्ड फार्मिंग में सबसे जो इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट है वो पेयरिंग का है। और पेयरिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें बर्ड की हम कहते हैं कि हमें पता हो कि मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है। लव बर्ड के बारे में एक बड़ी यानी दिलचस्प बात यह है कि फिज़िकली लव बर्ड को देखने से हम ये नहीं बता सकते कि ये मेल है या फीमेल है। देखने में फिज़िकली मेल और फीमेल बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो हमें इसके लिए डिफरेंट तरीके हैं जहाँ से हम पहले इसकी पता करते हैं और करने के बाद हमें जब कंफर्म हो जाता है कि ये मेल है और ये फीमेल है तो फिर हम इसकी पेयरिंग की तरफ चलते हैं। जी सबसे पुराना एक तरीका ओल्ड स्कूल मेथड जिसको हम कहते हैं वो जोड़ों को चेक करके किया जाता है। पेल्विक जो बोन है वहाँ पे फील करके आप चेक कर सकते हैं कि उसके जोड़ कैसे हैं। अगर जोड़ तंग होंगे, नोकीले होंगे तो वो मेल होगा, और अगर उसके जोड़ खुले होंगे और कम नोकीले होंगे और गोल होंगे तो उसको फीमेल समझा जाएगा। ये एक ओल्ड स्कूल मेथड है। पहले लोग बेसिकली इस तरीके से पेल्विक जो जॉइंट्स हैं उनको चेक करते होते थे कि ये मेल है या फीमेल है। इसके अलावा एक पेंडुलम मेथड है जो काफ़ी लोग यूज़ करते रहे हैं। बेसिकली पेंडुलम मेथड में हम क्या करते हैं कि हम एक रिंग को धागे से बांध देते हैं या हम एक सुई को धागे से बांध देते हैं और उसको हम ऐसे करके बर्ड के ऊपर लटका देते हैं। तो अगर वो ऐसे घूमना शुरू हो जाए, जिसको हम टू एंड फ्रो मूवमेंट कहते हैं, तो इसको मेल समझा जाता है। और अगर वो ऐसे गोल गोल घूमना शुरू हो जाए तो उसको हम समझते हैं कि ये फीमेल है। बेसिकली जैसे आपने देखा होगा कि हम भी जब कभी बाल बना रहे हों और हम कंघी कर रहे हों, जब बाल ब्रश कर रहे हों तो हमें थोड़ा सा करंट सा फील होता है समटाइम्स। वो मैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू वो आपकी जो आप मेटल का रिंग या कोई सुई आप धागे से बांध के लटका देते हैं ऊपर, तो वो उन बालों में उन मैग्नेटिक वेव्स की वजह से वो मूव करता है। और अगर वो टू एंड फ्रो मूव कर रहा है तो वो मेल है, और अगर वो राउंड मूव कर रहा है तो वो फीमेल है। इसके अलावा जी एक और तरीक़ाकार फ़िज़िकल अपीयरेंस का है। कुछ लोग फ़िज़िकल अपीयरेंस को देख के जज करने की कोशिश करते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। मोस्टली देखा गया है कि जो फीमेल होगी, आप अगर एक पेयर को गौर से देखें तो फीमेल जो होती है वो थोड़ी सी ज़रा साइज़ में बड़ी होती है। मेल के कंपैरिजन में उसका हेड साइज़ बड़ा होगा, वो थोड़ी सी मोटी होगी। मेल जो होगा वो कंपैरेटिवली थोड़ा पतला होगा, हेड साइज़ उसका छोटा होगा। इसके अलावा फ़िज़िकली आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, जो फीमेल्स होंगी वो थोड़ी स्लो होंगी, स्लगिश होंगी, और जो मेल होगा वो ज़्यादा चर्पी होगा, वो ज़्यादा एक्टिव होगा, वो ज़्यादा उसका में उछल कूद ज़्यादा हो रही होगी। तो आप बेसिकली बर्ड वॉच करते हैं, बर्ड को ऑब्जर्व करते हैं, तो आप कुछ अरसे बाद आपको फील होना शुरू हो जाता है। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से जज करना शुरू हो जाते हैं कि ये एक्टिविटी मेल वाली एक्टिविटी है और ये एक्टिविटी फीमेल वाली एक्टिविटी है। इसके अलावा बैठने का एक स्टाइल होता है। जो फीमेल्स होती हैं वो नॉर्मली अपने पाँव को खोल के बैठेंगी, तो वो थोड़ा खुले पंजों के साथ स्टिक के ऊपर बैठती हैं, और जो मेल होता है वो ज़रा थोड़े बंद पंजों के साथ स्टिक पे बैठता है। तो ये बेसिक तरीके हैं जिनसे आप जज करने की कोशिश करते हैं कि यार ये मेल है या ये फीमेल है। लेकिन ये सारे के सारे जो तरीके हैं ये 100% आप श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ये ऑथेंटिक हैं। इनमें कुछ तरीके हैं जिनमें आप कह सकते हैं कि सक्सेस रेशो 60%, किसी में 50%, किसी में 70%। और मतलब अगर मैं आसान अल्फाज में आपको कहूँ कि ये टूणे और टोटके और तुक्कों के अलावा इसमें ज़्यादा हकीकत नहीं है, तो ये भी ऑब्वियसली ज़्यादा मुबालगा आराई नहीं होगी। तो हम देखें
एज बिजनेस जब लव बर्ड फार्मिंग को लेके चल रहे हैं तो हमें ये ज़हन में रखना है कि एक सीज़न के अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लव बर्ड का एक पेयर हमें 3 से 4 क्लच देगा। एक क्लच ये होता है, एक ब्रीडिंग साइकिल को हम एक क्लच कहते हैं, 3 महीने में एक ब्रीडिंग साइकिल पूरा होता है। तो अब अगर हम 3 से 4 क्लच एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक पेयर से एक माह में, तो सॉरी एक सीज़न में, तो मतलब अगर हम एक क्लच भी ज़ाया कर जाएं या हमारे 2 क्लच ज़ाया हो जाएं इस झंझट में, इस पहचान में कि हम समझ रहे हैं कि जी हमने चेक कर लिया है और ये मेल और फीमेल है, ये पेयर है, और 2 माह 3 माह ज़ाया करने के बाद आपको पता चले कि नहीं ये तो दोनों फीमेल्स थी या तो ये दोनों ही मेल थे, तो आपकी इनकम ज़ाया होगी। अगर हम एक क्लच भी ज़ाया करते हैं आउट ऑफ 3 और 4, तो आप ये समझें कि आपकी जो सालाना आमदन है आपके फार्म की, उस जोड़े की पर्टिकुलरली आप उसका 25% या 30% आमदनी वेस्ट कर रहे हैं। तो इसकी बजाय सबसे जो ऑथेंटिक तरीका है वो डीएनए टेस्टिंग है। पाकिस्तान में बहुत सारी डीएनए टेस्टिंग लैब्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप बर्ड्स के फेदर को निकाल के उसका डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं, और डीएनए टेस्ट की सूरत में हमें ऑथेंटिकली पता चलेगा कि ये मेल है या फीमेल है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपना टाइम ज़ाया ना करें। आप हमेशा जब भी नए बर्ड्स को पेयर अप करने की कोशिश कर रहे हो तो सबसे पहले प्रॉपर प्रोफेशनल करें, उनके बर्ड्स के सैंपल को लैब्स में भिजवाएं, डीएनए टेस्ट करवाएं, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। टाइम इज़ मनी। हमारा 1 क्लच या 2 क्लच ज़ाया होने का मतलब है कि हमारी 25% या 50% आमदन जो उस पेयर से हमने एक सीज़न में कमानी है वो हम लूज़ कर देंगे। तो इस चीज़ पे ख़ास फोकस रखें। कुछ लोग घबराते हैं या कुछ लोग पैसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। डीएनए टेस्ट जो है वो आपको 650 से 700 रुपये में कॉस्ट करता है पर बर्ड, तो लोग वो 1500 रुपये डीएनए टेस्ट की बचाने की लालच में ये रियलाइज़ नहीं कर रहे होते कि वो 30, 40, 50 हज़ार, और अगर आप महंगे बर्ड्स ब्रीड करा रहे हैं तो 1, 2, 3 लाख रुपया भी एक क्लच ज़ाया होने की शक्ल में लूज़ कर रहे हैं। और 1500 रुपया खर्च के आप अपने एक क्लच को अगर सिक्योर करेंगे तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस वुड बी वेरी सेंसिबल। और वैसे भी प्रोफेशनल लव बर्ड फार्मिंग में यू हैव टू डू एवरीथिंग वेरी प्रोफेशनली। चलें जी, अब आपको समझ आ गई कि हम कैसे कर सकते हैं, तो अब हम चलते हैं पेयरिंग की तरफ। पेयरिंग, जैसे मैंने इंट्रो में आपको बताया कि पेयरिंग एक बड़ा टेक्निकल काम है। लव बर्ड फार्मिंग में आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पेयरिंग है। अच्छी पेयरिंग, किस बर्ड को हमने किस बर्ड से लगाना है, कि अगर हम अपने बर्ड्स के क्वालिटी फीचर्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हम उसको किस से लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। और हम कौन सी म्यूटेशन को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो किस म्यूटेशन को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी 2 म्यूटेशंस को हम आपस में लगाएं तो क्या रिजल्ट निकलेगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल है। जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं और म्यूटेशंस की डिटेल्स हैं ये आने वाली एक साथ में इस पे हम बड़ी तफसील से बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं बेसिक पेयरिंग के बारे में। बेसिक पेयरिंग, लव बर्ड को हम लव बर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी का पार्टनर चूज़ करता है। लव बर्ड लाइक्स टू चूज़ इट्स ओन पार्टनर। आप किसी भी लव बर्ड को किसी भी फीमेल लव बर्ड के साथ छोड़ दें तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपस में पेयर हो जाएं या बॉन्ड हो जाएं। अगर लव बर्ड को पार्टनर पसंद आएगा तो वो पेयर अप होगा, अगर पार्टनर पसंद नहीं आएगा तो वो पेयर अप नहीं होगा। और पेयरिंग पे अगर हम तवज्जो शुरू में नहीं देते सीजन स्टार्ट के ऊपर तो हमारा अगेन बहुत सारा वक्त ज़ाया हो सकता है। और जैसे मैंने अर्ज़ की कि 3 से 4 क्लच हमने लेने हैं और अगर हम पेयरिंग को प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं करें तो हमारा एक आध क्लच इस सिलसिले में भी ज़ाया हो सकता है। सबसे जी बेस्ट तरीका पेयरिंग का है नेचुरल पेयरिंग। आप मैंने जैसे पहले अर्ज़ की कि लव बर्ड को लव बर्ड इसलिए कहा जाता है कि अपनी मर्ज़ी का पार्टनर चूज़ करता है। आप एक फ्लाइट केज में बर्ड्स को छोड़ दें, डिफरेंट मेल्स डिफरेंट फीमेल्स, एंड लेट देम चूज़ देयर ओन पार्टनर। जो मेल जिस फीमेल को खुद पसंद करे और ख़ुद सेलेक्ट करे, सबसे अच्छे ब्रीडिंग रिजल्ट्स आपको वहाँ मिलेंगे। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारा पेयर बॉन्ड हो गया है या हमारे बर्ड्स की पेयरिंग कंप्लीट हो गई है? लव बर्ड्स की आदत है कि वो साथ स्टिक पे इकट्ठे बैठते हैं। समटाइम्स वो एक दूसरे का सर खुजाते हैं, वो एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं। दे आर वेरी प्लेफुल। तो कुछ लोग इस साथ बैठने को और इस तरह आपस में जो वो प्ले अराउंड कर रहे होते हैं इसको समझ लेते हैं एज अ साइन ऑफ कि ये बॉन्डिंग साइन है या ये आपस में बॉन्ड हो गए हैं।
हालांकि ऐसी बात नहीं है। बेसिकली जब दो बर्ड्स आपस में इकट्ठे बैठ के एक दूसरे का सर खुजा रहे हों या एक दूसरे के साथ वो खेल रहे हों, तो ये एक साइन ऑफ कोर्टशिप है। इसको हम कोर्टशिप कहते हैं। जैसे दो मर्द आपस में दोस्त मिलते हैं तो वो शेक हैंड करते हैं, या काफ़ी दिनों बाद मिले तो दे कैन इवन हग टुगेदर। तो मतलब वो एक दोस्ती यारी है, वो कोर्टशिप है, उसको हम बॉन्डिंग नहीं कह सकते। लव बर्ड के अंदर पर्टिकुलर साइन ऑफ बॉन्डिंग इज, इसको हम बोलते हैं माउथ फीडिंग, जिसको उर्दू में या हमारी बर्ड इंडस्ट्री में चोगा कहा जाता है। तो चोगा या माउथ फीडिंग एक कंफर्म साइन है। जब आप देखें कि एक मेल और फीमेल आपस में माउथ फीडिंग कर रहे हैं तो दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन, जिसको देख के हम कह सकते हैं कि यार इनकी बॉन्डिंग हो गई है। ऑब्वियसली अर्ली बॉन्डिंग के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट जो कि आप देखें कि दो बर्ड स्टिक पे इकट्ठे बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे। अगर एक बर्ड एक फीमेल को मेल रिजेक्ट कर रहा है या फीमेल मेल को रिजेक्ट कर रही है, तो देखा ये गया है कि वो एक स्टिक पे भी कोशिश करेंगे कि नहीं बैठें, वो अलग-अलग स्टिक्स पे बैठेंगे। स्टिक के ऊपर अगर एक स्टिक लगी हुई है, मेल ऊपर बैठा हुआ है, तो फीमेल नीचे जाके बैठ जाएगी, तो इकट्ठे बैठना भी पसंद नहीं करेंगे। कुछ केसेस में दो फीमेल्स भी इकट्ठी बैठ जाती हैं और दो मेल्स भी इकट्ठे बैठ जाते हैं, तो अगेन वो साइन ऑफ कोर्टशिप है। लेकिन हमने कोर्टशिप साइन के बाद देखना है कि वो चोगा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये तो हो गया जी नेचुरल पेयरिंग। अब एक तरीका ये है कि हम सेलेक्टिव पेयरिंग करें। अब क्योंकि देखें, जैसा शुरू की एपिसोड्स में हमने आपसे डिस्कस किया कि देयर डिफरेंट म्यूटेशंस, जितने जो म्यूटेशन जितनी कॉमन होगी उतनी सस्ती होगी, और जो म्यूटेशन जितनी रेयर होगी, जितनी नायाब होगी, वो उतनी महंगी होगी। तो समटाइम्स हम अच्छी म्यूटेशंस डेवलप करने के लिए, डिफरेंट म्यूटेशंस को रिप्रोड्यूस करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी म्यूटेशंस को दो ख़ास किस्म के बर्ड्स को आपस में लगाएं। और क्योंकि वो बर्ड्स रेयर होते हैं तो हमारे पास क्वांटिटी में भी अवेलेबल नहीं होते। समटाइम्स एक बहुत एक्सपेंसिव म्यूटेशन का हमारे पास एक ही मेल अवेलेबल होता है, तो हमने उसी मेल को पेयर अप करना है किसी खास बर्ड के साथ, तो इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव पेयरिंग। सिलेक्टिव पेयरिंग का जो आसान तरीक़ाकार है वो ये है कि आप एक खाली पिंजरे में मेल को छोड़ दें। मेल लव बर्ड का जो मेल होता है वो टेरिटरी डोमिनेंट होता है, तो जब वो अकेला आप उसको एक पिंजरे में छोड़ेंगे और वो एक 4-5 रोज़ उस पिंजरे में अकेला रहेगा तो वो कंफर्टेबल हो जाएगा, उसको लगेगा कि ये मेरी टेरिटरी है, आई एम डोमिनेटिंग दिस टेरिटरी। तो उस पिंजरे में जब आप फीमेल को ला के छोड़ देंगे तो वो मेल डोमिनेंट फील करेगा, और जब वो डोमिनेंट फील करेगा तो उसके लिए उस फीमेल के साथ बॉन्ड अप करना रिलेटिवली आसान होगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और है कि आपने फीमेल को छोड़ दिया, अब फीमेल उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही या मेल को फीमेल पसंद नहीं आ रही और आपकी मजबूरी है कि आपने सिलेक्टिव पेयरिंग ही करनी है, तो आप इस सूरत में क्या करेंगे? आप अगर उनको छोड़ेंगे, आप देखेंगे कि अगर वो आपस में लड़ नहीं रहे, आपस में अगर वो फीमेल को एग्रेसिव नहीं हो रही मेल के साथ, तो यू विल गिव देम सम टाइम। समटाइम्स पेयरिंग ओवरनाइट नहीं होगी, आपको टाइम लगता है, आप उनको दें सेटल डाउन होने के लिए हफ्ता दें। अगर वो आपको लगे कि बिल्कुल सेटल डाउन नहीं कर रहे, आप फीमेल को निकाल लें, मेल को उसी केज में रहने देना है। मेल टेरिटरी डोमिनेंट, आपने मेल को डिस्टर्ब नहीं करना। फीमेल को आप निकाल लें, उसको अलहदा रखें, उसको एक हफ्ता अलहदा रखें, मेल भी अलहदा रहे, फीमेल भी अलहदा रहे। वो बोर होंगे, जब वो बोर होंगे दोबारा फीमेल को छोड़ें वहाँ पे, हो सकता है कि दोबारा वो बोर होकर आपस में कनेक्ट कर जाए। अगर कनेक्ट कर जाए बहुत अच्छी बात है, अगर तब भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए फिर एक और आसान तरीका ये होता है कि आप इन दोनों को, मेल फीमेल को, एक छोटे से पिंजरे में रखें और किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे बाकी बर्ड्स ना हो, सिर्फ ये दो बर्ड्स हों और वहाँ पे बाकी इंसानों का भी आना जाना हो। जैसे आप अपने लाउंज में रख सकते हैं, आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं, तो उसमें जब वो इंसानों के बीच में वो बर्ड्स रहते हैं और उनको बाकी बर्ड्स नज़र नहीं आते या बाकी बर्ड्स की आवाज़ नहीं आती, तो इंसानों से घबरा के या उनको लगता है कि हमारी टाइप का बर्ड बस यही अवेलेबल है, तो उस सूरत में भी विद टाइम उनकी आपस में बॉन्डिंग क्रिएट हो सकती है। सो दैट इज़ अनदर गुड वे जिससे हम अब बॉन्डिंग करवा सकते हैं। अब इसमें जो सिलेक्टिव पेयरिंग में अक्सर प्रॉब्लम्स आती हैं वो दो तरह के बेसिक मसाइल हैं। एक प्रॉब्लम ये आता है कि कुछ बर्ड्स कलर कॉन्शियस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक ग्रीन बर्ड है, हो सकता है उसको ग्रीन बर्ड पसंद हो, हम उसको पेयर करना चाह रहे हैं ब्लू बर्ड के साथ, तो ब्लू कलर का उसको इशू हो,
और वो उसके साथ बॉन्ड ना करना चाह रहा हो। या दूसरा एक इशू ये भी आ जाता है कि जब हमारा ब्रीडिंग सीजन आता है तो हम ब्रीडिंग कोर्सेज कराते हैं, हम उनको ब्रीडिंग वाइटामिन्स देते हैं, हम उनको वी पुट देम हाई ऑन कैल्शियम्स। तो उसके बाद फीमेल जो होती है वो ज़रा ज़्यादा एग्रेसिव होती है, वो ज़्यादा जल्दी हीट पे आ जाती है, और अगर फीमेल ज़्यादा हीट पे आ जाए और मेल तब तक रेडी ना हो तो उस सूरत में फीमेल मेल को मारना शुरू हो जाती है, उससे लड़ना शुरू हो जाती है। सो दीज आर द बेसिक इश्यूज जिनकी वजह से हमें बॉन्डिंग का प्रॉब्लम आता है। अच्छा, अगर आप ये जो सारे तरीके आपको मैंने बताए हैं ये करने के बाद भी आपको प्रॉब्लम आ रहा हो कि जी बर्ड बॉन्ड नहीं हो रहा, तो फिर एक और बड़ा आजमाया हुआ तरीका है, वो मोस्टली जब कोई तरीका काम ना करे तो वो तरीका ज़रूर काम कर जाता है। वो तरीका क्या है जी कि आपने फ़ीमेल को अलहदा केज में रख देना है और फीमेल का दाना निकाल लेना है। सुबह से शाम तक आप 6-7 घंटे फीमेल को भूखा रखेंगे। जब फीमेल भूखी रहेगी शाम को 6 घंटे बाद 7 घंटे बाद आपने उस फीमेल को पकड़ना है और उसको मेल के खाने में छोड़ देना है। और जब आप उसको मेल के खाने में छोड़ रहे हैं तो उस वक्त आपने मेल का दाना भी निकाल लेना है। सो बेसिकली शी इज़ हंग्री, वो 6-7 घंटे से फीमेल भूखी है और उस जिस केज में आपने उसको अब छोड़ा है उस खाने में भी अब दाना मौजूद नहीं है। तो अब द ओनली सोर्स अवेलेबल फॉर दैट फीमेल इज़ कि मेल उसको माउथ फीड कराए। सो उस सूरत में क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है और उसको खाना चाहिए तो माउथ फीडिंग इज़ द ओनली सोर्स जो अवेलेबल है। तो मोस्टली केसेस में देखा गया है कि माउथ फीडिंग होती है और उसके बाद वो उनकी बॉन्डिंग जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है और वो कंफर्टेबल हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, और वो जोड़ा जो आप मुख्तलिफ तरीके आजमा के भी नहीं लगा पा रहे वो आपका जोड़ा इस तरीके से लग जाता है। तो ये सारे जी तरीके हैं जिन तरीक़ों से हम अपनी पेयरिंग कर सकते हैं। सेक्सिंग हमने पहले कर ली, उसके बाद हमने पेयरिंग कर ली। जब हमारी और पेयरिंग कंप्लीट हो गई तो वी आर रेडी फॉर द ब्रीड। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट अहम टॉपिक जो मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ वो है ब्रीड मैनेजमेंट। हमने पेयरिंग कर ली, हमने सेक्सिंग करा ली, हमने एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया और उसके बाद सीज़न का स्टार्ट हो गया। सीज़न स्टार्ट होने के बाद हमारे पास ब्रीड आई, ब्रीड आएगी, हम उस ब्रीड को बेचेंगे और उस ब्रीड को बेच के हम अर्निंग करेंगे। सो बेसिकली हमारी जो ब्रीड जितनी अच्छी होगी, जितनी हाई क्वांटिटी में हम प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे उतनी जितनी हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हमारी अर्निंग होगी। तो हमने कोशिश ये करना है कि अपनी ब्रीड को मैक्सिमाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोडक्शन लें और मैक्सिमाइज करें अपनी प्रोडक्शन को। जितना इट इज़ अबाउट नंबर्स, जितने नंबर्स हम चिक्स के प्रोड्यूस करेंगे उतने आप पैसे कमाएंगे। तो ब्रीड को मैक्सिमाइज करने के लिए जो एक बहुत कॉमन तरीका हमारी लवबर्ड इंडस्ट्री में कॉमन है जो चल रहा है वो है फॉस्टरिंग। फॉस्टरिंग क्या होती है जी कि लेट्स से एक पेयर है जिसकी प्राइस 1 लाख रुपए है, 50,000 है, 30,000 है या 2 लाख रुपए है, एक्सपेंसिव पेयर आपको किसी भी प्राइस का ले लें। हम क्या करते हैं कि हम उसके साथ कुछ पेयर्स सस्ते लगा देते हैं जिनको हम फॉस्टर पेयर्स कहते हैं। फॉस्टर पेयर्स आर नॉर्मल लवबर्ड्स, जो कॉमन लवबर्ड्स हों, किसी भी किस्म का लवबर्ड को हम एज फॉस्टरिंग पेयर यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000 की प्राइस रेंज का कोई भी लवबर्ड का पेयर ले लें जिसको हम बतौर फॉस्टर यूज़ कर सकते हैं। तो फॉस्टरिंग करने का फ़ायदा क्या होगा? फॉस्टरिंग करने का फ़ायदा ये होगा कि जब आपका एक्सपेंसिव पेयर वो लेइंग करेगा, वो एग्स देगा, तो आपने क्या करना है कि आपने वो एक्सपेंसिव पेयर के अंडे उठा के सस्ते पेयर के नीचे रख देने हैं, ताकि एक पूरा साइकिल है। 1 माह में अंडे आते हैं, उसके बाद कोई 21 दिन ऊपर वो हैचिंग करती है फीमेल, उसके बाद चिक्स प्रोड्यूस होते हैं और वो 6 से 7 हफ्तों में फिर वो सेल्फ होते हैं। तो एक पूरा साइकिल है जिसमें तकरीबन कमोबेश 2.5 से 3 माह लग जाते हैं बच्चों को सेल्फ होने के लिए। तो आप क्या करते हैं, जब आप एक्सपेंसिव पेयर के अंडे उठा के सस्ते जोड़े जिसको हम फॉस्टर पेयर कहते हैं उसके नीचे अंडे रख देंगे तो आपका ब्रीडिंग साइकिल शॉर्ट हो जाएगा। 3 माह की बजाय आपका जो महंगा पेयर है वो 1 माह बाद फ्री हो जाएगा और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो दोबारा लेइंग साइड पे आए। और इस तरीके के साथ आप 3 माह में जहाँ पे आप 1 क्लच ले रहे हैं वहाँ पे आप 2 क्लच ले सकेंगे, अपनी प्रोडक्शन को आप मैक्सिमाइज कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पे आपने कुछ चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज़ कि हमने
4 क्लच से ज़्यादा एक पेयर से नहीं लेने। 4 क्लच से ज़्यादा अगर हम लेंगे तो दैट विल बी ओवर ब्रीडिंग, और ओवर ब्रीडिंग के बाद हमारी फीमेल जो है वो बीमार भी हो सकती है, उसमें एग बॉन्डिंग के इशू आ सकते हैं, उसकी हेल्थ काफ़ी डिटोरिएट कर सकती है, कैल्शियम की उसमें सीरियस कमी आ सकती है। तो इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। लवबर्ड को तो अगर आप मौका दें तो वो 6 से 7 क्लच भी आपको एक सीज़न में निकाल के दे देता है, लेकिन 4 से ज़्यादा क्लच लेना एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इसके अलावा एक ख़ास चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है फॉस्टरिंग में, वो ये है कि हम खामखा किसी भी बर्ड के अंडे उठा के किसी भी बर्ड के नीचे नहीं रख सकते। आपने डेट्स को नोट करना है। फॉर एग्जांपल आप डेली बेस पे अपने फार्म को चेक करें और डेली बेस पे आप उनकी ब्रीडिंग बॉक्सेस को चेक करें। जहाँ पे अंडा आए आपने वो डेट नोट करनी है कि फॉर एग्जांपल पेयर नंबर जो 10 है वहाँ पे अंडा आ गया 2 तारीख को, पेयर नंबर जो 4 है वहाँ पे अंडा आ गया 4 तारीख को। तो आपको पास डेट्स होनी चाहिए एग्जैक्टली कि इस दिन हैचिंग हुई, इस दिन लेइंग हुई, ताकि आप जो डेट्स को देख के उन डेट्स को सामने रखते हुए 3 से 4 दिन के फासले से आप अंडों को आपस में स्वैप कर सकते हैं। अगर एक पेयर नंबर 1 ने लेइंग की है फॉर एग्जांपल 1 तारीख को, तो हम 4 दिन 5 दिन से ज़्यादा फासला अगर उसमें हो तो हम उसको स्वैप आपस में नहीं कर पाएंगे। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि पेयर नंबर 2 जो हमारा फॉस्टरिंग पेयर है उसकी लेइंग कब आई है। तो लेट्स से अगर पहले जोड़े की लेइंग 1 तारीख को आई है, दूसरे जोड़े की लेइंग अगर 4 तारीख को आई है, तो वो 3-4 दिन का डिफरेंस है वो एक्सेप्टेबल है। हम क्या करेंगे, हम महंगे जोड़े के अंडे उठा के उसके नीचे रख देंगे। अगर इन दोनों पेयर्स के बीच में जो गैप है लेइंग का डेट्स का वो 4-5 दिन से ज़्यादा है, तो फिर हम ये फॉस्टरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे अंडे जाके ज़ाया होने का खदशा होगा। तो आपने इस चीज़ को ख़ास तौर पे ज़हन में रखना है कि हम एक मखसूस फासला जो 4 से 5 दिन है, इससे ज़्यादा फासले के साथ फॉस्टरिंग नहीं करेंगे। तो इसलिए नॉर्मली ये प्रैक्टिस की जाती है कि अगर मेरे पास एक एक्सपेंसिव पेयर है तो मैं उसके लिए 2 या 3 फॉस्टरिंग पेयर्स लगा लूँ, ताकि किसी ना किसी पेयर की डेट आपके महंगे पेयर जोड़े की लेइंग डेट के साथ मैच हो जाए। फॉस्टरिंग की डेट्स मैच करने के लिए एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है कि हम पूरे फॉर एग्जांपल अगर मेरी बर्ड रूम में या मेरी एवरी में 10 जोड़े हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं 10 के 10 जोड़ों को एक दिन बॉक्स लगाऊं, ताकि एक टाइम पे उनका ब्रीडिंग साइकिल स्टार्ट हो और एक टाइम पे आगे पीछे उनकी एग लेइंग आए। ऐसा हम नहीं कर सकते कि हम 2 पेयर्स को आज बॉक्स लगा दें और बाकी 2 पेयर्स को हम हफ्ते बाद लगा दें और बाकी पेयर्स को हम उसके को 1 हफ्ते बाद लगा दें, तो वो फिर गैप्स बहुत बड़े बड़े आ जाएंगे। तो हम कोशिश ये करते हैं कि सब के सब पेयर्स को एक टाइम पे एक वक्त में बॉक्स लगाएं, सो दैट लेइंग जो है लेइंग साइकिल उनका एक वक्त में स्टार्ट हो और चंद दिनों के फासले से अंडे आएँ, ताकि हम आसानी के साथ महंगे जोड़ों के अंडे उठा के सस्ते जोड़ों के नीचे रख सकें और फॉस्टरिंग कर सकें और अपनी महंगे पेयर्स की प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर सकें।